बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 2 खेलों का महत्व। करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में खेलकूद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह भी बताया गया है कि खेलकूद को आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम का भाग कब बनाया गया। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि विश्व स्तर के खिलाड़ी किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। आइए कुछ करके सीखें। दिए गए खेलों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। ठीक है, खेल शब्द का अर्थ है हिलना डुलना अथवा गति करना। क्या है? हिलना डुलना अथवा गति करना। अतः शरीर के व्यायाम हेतु खेल कूद का विशेष महत्व है। विभिन्न खेल शरीर की गति को नियमों को बांधने से ही अस्तित्व में आए हैं। अधिकांश ही लोग खेलों का आनंद लेते चले आ रहे हैं। अतः खेल की सामान्य परिभाषा नीचे दी गई है। नियमों के अधीन कोई भी शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रतियोगिता खेल कहलाती है। ठीक है, अधिकतर खेलों के लिए 2 अथवा 2 से अधिक खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। खेलों को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, अकेले खेले जाने वाले खेल। नंबर 2, टीम के रूप में खेले जाने वाले खेल। इनके अतिरिक्त बच्चों के अनेक खेल हैं जो इनमें से किसी भी वर्ग में नहीं आते। उन्हें सामान्यतः खेल कूद का नाम दिया गया है। खेल कूद से शरीर फुर्तीला तो बनता ही है, साथ ही इससे बल भी मिलता है। इसी कारण बच्चों के लिए खेल कूद अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना बच्चे के शरीर तथा मस्तिष्क का उचित विकास नहीं हो पाता है। इस तथ्य को आदिकाल से ही मानव समाज ने समझ लिया था। इसी कारण प्राचीन आश्रमों में गुरुजन शिष्यों की बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें शारीरिक व्यायाम वाले खेलों का भी अभ्यास करवाते थे। इन्हीं खेलों में युद्ध कलाएं भी सम्मिलित थे। युद्ध कलाएं होती थी ना प्राचीन समय में कि एक दूसरे खेल के साथ, जैसे युद्ध कि एक टीम दूसरी टीम से लड़ेगी युद्ध तरह, जिससे आज जैसे आज कुश्ती होती है उसी तरह वहाँ पर क्या होता था, युद्ध कलाएं भी खेली जाती थी। वास्तव में शारीरिक व्यायाम का आरंभ स्वस्थ शिक्षा के रूप में 700 वर्ष पूर्व यूनान में हो गया था। स्थान स्थान पर किशोरों तथा युवा लड़कों के लिए व्यायामशालाएं बनवा दी गई, जहां उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती थी। यही युवा बड़े होकर सैनिक बनते थे। इन व्यायामशालाओं में इन्हें थाली की आकृति की एक वस्तु फेंकने का अभ्यास भी करवाया जाता था। इस वस्तु को डिस्क कहते थे। क्या कहा जाता था इस वस्तु को? डिस्क। और इस खेल को डिस्क थ्रो कहते थे। इन युवकों को भाला फेंकने की कला की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त दौड़ लगाने, शारीरिक ड्रिल करने तथा छलांग लगाने की भी पूरी जानकारी प्रदान की जाती थी। 18वीं शताब्दी में शारीरिक व्यायाम तथा विभिन्न खेल जर्मनी के विद्यालयों में पाठ्यक्रम का एक नियमित भाग बना दिया गया। इनको स्वास्थ्य शिक्षा का नाम दे दिया गया। ठीक है, कुछ ही समय में इंग्लैंड तथा स्वीडन के विद्यालयों में भी स्वास्थ्य शिक्षा का नियमित प्रचलन दैनिक शिक्षा की अनिवार्य अंग के रूप में आरंभ हो गया। फलतः अन्य विषय के अध्यापन के मध्य में 1 घंटे के लिए शारीरिक व्यायाम की विभिन्न गतिविधियां करवाई जाने लगी। उद्देश्य यह था कि बौद्धिक गतिविधियों से हुई थकान तथा आलस्य को नूतनता ताजगी में परिवर्तित करके छात्रों में नई स्फूर्ति जगाई जा सके। इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा को विद्यालयों के समस्त पाठ्यक्रम का एक अविच्छिन्न अंग बना दिया गया। इसकी अतिरिक्त फलस्वरूप शिक्षा की परिभाषा ही बदल गई। शिक्षा का अर्थ केवल बौद्धिक विकास न होकर
न रहकर शारीरिक विकास भी इसका अंग बन गया। धीरे धीरे स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर प्राथमिक विद्यालयों के नन्हे छात्रों के लिए भी विभिन्न हल्की शारीरिक व्यायाम तथा शिशु खेल प्रचलित हो गए। इससे शिक्षा का रुचिकर हो जाना स्वाभाविक था। साथ ही शिशु की गतिपरक कुशलताओं में भी सुधार होने लगा। जैसे जैसे शिशु विद्यालय में आकर व्यायाम करना सीखने लगे, खेल संबंधी खेल खेलने लगे, वैसी वैसी उनकी गतियों में भी सुधार होने लगा और वो भी बहुत ज़्यादा स्फूर्तिदायक शिशु बनने लगे। प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की माध्यमिक कक्षाओं में आने पर उनके लिए विभिन्न गतिविधियों, टीम खेलों, प्रमोद कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यों का अभ्यास भी प्रचलित हो गया। फलतः वे दौड़, छलांग, संतुलन तथा फेंकने वाले खेलों में अद्भुत जोहर दिखाने लगे। उनका शारीरिक बल, लचक तथा प्रतिभा उभर कर सामने आने लगी। इसके परिणाम स्वरूप वे बड़े बड़े खेलों में भाग लेने में समर्थ हो गए। आयु में वे और बड़े हो जाने पर विद्यार्थियों को बड़े बड़े खेलों की उपांगिक गतिविधियों की शिक्षा दी जाने लगी। उपांगिक का अर्थ होता है कि भिन्न भिन्न तरीके को खेलों की शिक्षा दी जाने लगी। जैसे फुटबॉल के लिए किक लगाने, वॉलीबॉल के लिए पास देने, छोटी दूरी की दौड़ तथा लंबी और ऊंची छलांग आदि। किशोरावस्था के अंतिम वर्षों की ओर पहुंचने के समय तक विद्यार्थी स्वयं बड़े बड़े खेलों में भाग लेने योग्य होने लगे तथा नियमों का पालन करते हुए खेलों को जीतने की रणनीतियों की खोज करना और उनके लिए सर्वथा संभव तथा सुगम हो गया। ठीक है। युवा होकर उच्चतर कक्षाओं तथा कॉलेजों के स्तर पर पहुंचने तक विद्यार्थी शारीरिक स्वास्थ्य तथा तनाव नियंत्रण की कलाएं भी सीख पाने में प्रवीण होने लगे तथा शांति और क्लांत से जूझकर विजय पा लेने का गुण उनमें आ जाना स्वाभाविक सी बात हो गई थी। अर्थात बच्चे इतने सुदृढ़ और मजबूत हो जाते थे कि उन्हें कोई भी आपसी तनाव या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छू सकती थी और वो इन सब चीज़ों से हटकर एक नए अभ्यास की तरफ बढ़ रहे थे। इसके पश्चात किसी प्रशिक्षक के अधीन अभ्यास पाकर किसी भी खेल में चमकना तथा विश्व स्तर पर नाम कमाना कोई कठिन समस्या न रही। स्मरण रहे कि हॉकी, फुटबॉल, मल्ल युद्ध, टेनिस, हैंडबॉल, स्केटिंग तथा क्रिकेट आदि खेलों में शिक्षक के अधीन अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आजकल विद्यालय स्तर पर खेलोत्सव की अपनी ही महत्ता है। एक ही विद्यालय की 2 टीमों या किसी क्षेत्र की एकाधिक विद्यालयों की आयोजित खेल प्रतियोगिताएं अपने अपने प्रांत के लिए भेजे हुए खिलाड़ी उत्पन्न करती है। प्रांतों के खिलाड़ियों में से राष्ट्रीय टीमों का चयन किया जाता है। ये टीमें विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं तथा बड़े बड़े कप तथा ट्रॉफियां जीतकर अपने अपने देशों का सम्मान बढ़ाती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि खेलों का महत्व बौद्धिक सफलताओं से किसी प्रकार कम नहीं है। बौद्धिक क्षेत्रों में चमकने वाले सितारे साहित्य, विज्ञान, खगोल विद्या आदि क्षेत्रों में अपने जौहर दिखाते हैं, तो खेल जगत के सितारे खेलों के मैदानों और युद्ध क्षेत्रों में अपने जौहर दिखाते हैं। सत्य ही कहा गया है कि अधिकतर युद्ध खेल के मैदानों में जीते जाते हैं। कहाँ जीते जाते हैं? खेल के मैदानों में। ठीक है। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा एक तो खेलों का महत्व और दूसरा है कि हमें विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलने के लिए कितनी स्फूर्ति और तनाव युक्त कैसे खेलना चाहिए, उसका निरंतर अभ्यास करना। ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।